नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर चल रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐसी विषय वस्तु जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पेपर का जो सेकंड पार्ट है, आज यहाँ जूलॉजी का जो बीपीएससी का जूलॉजी का पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, पेन ले लेते हैं। तो पीजीटी जो जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी 2023 में हुआ है, उन लोगों की जॉइनिंग भी हो गई है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के कई मित्रों का सिलेक्शन हुआ है पीजीटी बायोलॉजी में, और एक जूलॉजी में हुआ है और 2 बॉटनी में हुए हैं। तो आज ही जुड़े हमारे साथ। हमारा ऐप है डॉक्टर डाउनलोड ऐप, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बना सकते हैं और कम से कम फीस पर, यानी 799 और 1199 और 1099 पे कोर्स उपलब्ध है। और एक नया बैच शुरू है, प्रैक्टिस बैच, जो कि केवल 499 का है, जिसमें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। आज ही जुड़े हमारे साथ। इसके अलावा इनके जैसे ये ज्वाइन करेंगे, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब आपको अवेलेबल होगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो 80 तक, क्वेश्चन नंबर 80 तक हम आपको सॉल्व करा चुके थे। आज 80 के बाद वाले क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं 81 से। हाँ, यहाँ 81 नंबर से क्वेश्चन आज हम आपको सॉल्व कराते हैं। आज ही जुड़े हमारे साथ, तो पेन भी चेंज कर दें, रेड कलर ले लें, अच्छा रहेगा। 81 नंबर कह रहा है। 81 नंबर हमसे क्या कह रहा है? ए मॉडिफाइड form of smooth endoplasmic reticulum found in the striated muscles is known as। कहता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और जो रेखित पेशियों में पाई जाती है, उसको हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? तो उसको प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम आपको बता दें, उनको प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको प्रायः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। क्या आप किसके नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पेशियां पढ़ी होंगी, 3 प्रकार की पेशी होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृद पेशी। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। तो जो मसल्स होती हैं, मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनका जो नाम देते हैं, वो देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? Which of the following enzymes is found in the outer membrane of mitochondrial cristae? कहता है माइटोकांड्रिया क्रिस्टी के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आप जानते ही हैं। अगर माइटोकांड्रिया का चित्र ये बनाएंगे इस तरह से, ये ऐसे ऐसे, ये माइटोकांड्रिया का ये चित्र है, और ये वाली संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रिस्टी के नाम से जानी जाती है, जो फिंगर लाइक संरचना पाई जाती है। और इनमें ये जो रैकेट के आकार की संरचना होती है, जिन्हें हम ऑक्सीसोम अथवा इनको और किस नाम से जानते हैं? F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो कहता वो एंजाइम जो इसमें पाया जाता है, इसकी वॉल पर, उस एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो प्रायः एंजाइम जो जाना जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के नाम से जाना जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रो जिनेट जिनेस डिहाइड्रोजिनेस के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो इनको करेंगे गलत। यहां देंगे नन ऑफ एबव। ऑप्शन ई को हम सही करेंगे कि इनमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च आर कॉल्ड। कहता है ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन। ल्यूकोप्लास्ट जानते हैं कि अगर हम प्लास्टिड्स के अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? प्लास्टिड्स का अध्ययन करते हैं। प्लास्टिड्स का अध्ययन करते हैं तो 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन बताया गया है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और कौन बताया गया है? और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट 3 प्रकार का। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये स्टोरेज का कार्य करता है। किसका करता है? स्टोरेज का कार्य करता है, संचय का कार्य करता है। जनरली पाए कहा जाता है तो रूट आदि में देखने को मिलता है, उन भागों में देखने को मिलता है जिनमें प्राय फूड स्टोर होता है या संचित होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन होता है और इसका कार्य क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना, फोटोसिंथेसिस में भाग लेना। क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है? कलर देना, रंग देना। तो इसका ऐसा अच्छा एग्जांपल कौन है? टोमेटो। ध्यान रखिएगा,
कि जिसमें ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट भी होता है और क्रोमोप्लास्ट भी होता है। चलिए, तो कहता है ल्यूकोप्लास्ट का फिर कई प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, उनमें कहता है ये कौन सा ल्यूकोप्लास्ट है जो फूड स्टोरेज का कार्य करता है, स्टार्च स्टोरेज का कार्य करता है, सॉरी, किसका कार्य करता है? तो स्टार्च स्टोरेज का कार्य करता है, तो वो है एमाइलोप्लास्ट। कौन सा है? एमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च स्टोरेज का कार्य करता है। फिर आता है 84 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम? इनमें से सेकेंडरी लाइसोसोम का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम? तो इसमें से सेकेंडरी लाइसोसोम का हिस्सा कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो जो रेसिडुअल बॉडीज है, ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम का हिस्सा नहीं होती, ये बिल्कुल अलग होती है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडीज के नाम से जानते हैं। आ गया? तो इसमें से क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, क्या कहता है? Which activity take place during post माइटोटिक गैप फेज? विच एक्टिविटी टेक प्लेस, वह कौन सी क्रिया होती है पोस्ट माइटोटिक गैप फेज? जीवन के जो पोस्ट माइटोटिक की गैपिंग फेज होती है उसमें कौन सी क्रिया होती है? ये हमसे कह रहा है कि उसमें आप बताएं कि कौन सी क्रिया होती है। तो प्राय कौन सी क्रिया यहाँ करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो पोस्ट माइटोटिक गैप फेस होती है उसमें। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिनेप्सिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो ये सिनेप्सिस किस अवस्था में होती है? ध्यान रखिएगा, सिनेप्सिस किस अवस्था में होती है? तो जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, मियोसिस यानी हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जब पढ़ते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में या मियोसिस में कौन सी स्टेज होती है? एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। दो अवस्थाएं होती हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेस होता है। क्या होता है? प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट की 20 अवस्था होती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, और कौन सी होती है? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस। ये अवस्थाएं होती है। तो इसमें जाइगोटीन्स होती है, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम सिनेप्स करते हैं, जोड़े टाइप के बनाते हैं, सिनेप्स करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो सिनेप्सिस की क्रिया किस में होती है? तो 86 में हम सही करेंगे। तो जाइगोटीन में सिनेप्स की क्रिया होती है और पैकेटीन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो सिनेप्स पूछा है वो जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्स होता है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आज ही डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट पर जाएं, वहां अपना अकाउंट बनाएं और आप हमारी वेबसाइट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी .in पे भी आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। आज ही कोर्स खरीदें। पूरे बायोलॉजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चैन देने वाला है, ऑथेंटिक मैटर मिलता है, सारी आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, सारी एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। आप आज ही ज्वाइन करें। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं। और जो मेंबरशिप है ओनली 799 है, 799 में अवेलेबल है, और 1199 और 1099। जो जैसा बैच है आप उस बैच को ज्वाइन करें। मैं वादा करता हूँ आपको सफल होने से कोई ही नहीं रोक सकता है। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो है 94 52 920 508। इस पर आप कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, या ऐप पर जाकर वहां आप कोर्सेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन? इनमें से कहता है कि इनमें से जो प्रोटीन दी है उनमें से कौन सी जो प्रोटीन है वो सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आती है?
तो इनमें से कौन सी प्रोटीन है? थायरोग्लोब्यूलिन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है। सेरुलोप्लाज्मिन, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ फिर कोई कौन सा टिक लगाएंगे? तो यहाँ लगाएंगे नन ऑफ एबव। यहाँ कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं है जो सिंपल प्रोटीन की श्रेणी में आती है। जब आप प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पढ़ेंगे तो और एक पढ़ेंगे सिंपल प्रोटीन, तो यहाँ कोई भी सिंपल प्रोटीन नहीं है, इसलिए आंसर हम ई को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following liver cells phagocytosis did and inactive RBC? Which of the following liver cells phagocytosis and dead and inactive RBCs? इनमें से कौन सी वो सेल्स होती हैं? तो हम 88 में क्या सही करेंगे? तो वो होती हैं कुफर सेल्स। क्या होती हैं? कुफर सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपी में भी, यूपी के पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। तो कौन सी सेल्स होती हैं? कुफर सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which marriage should be prohibited from the biological point of view? प्राय वो कौन सी शादी प्रोहिबिटेड है या निषेध है बोल सकते हैं, या शादी अच्छी नहीं मानी जाती है आरएच फैक्टर के बेस पे? इराइथ्रोसाइटिस ब्लास्टोसिस रोग हो जाता है, तो वो कैसा हो? आरएच बॉय हो, आरएच पॉजिटिव गर्ल हो, या आरएच पॉजिटिव बॉय हो, आरएच निगेटिव गर्ल हो, आरएच निगेटिव बॉय हो, आरएच पॉजिटिव गर्ल हो, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आरएच पॉजिटिव बॉय और आरएच निगेटिव गर्ल नहीं होनी चाहिए। ये तो आरएच निगेटिव बॉय हो, आरएच पॉजिटिव गर्ल हो, या आरएच पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर दोनों निगेटिव निगेटिव हो। तो 89 का हम सही क्या करेंगे? तो 89 का हम बी सही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, कहता है जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो प्राय किसके बने होते हैं? टू एफ एक्टिन के, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन के, या ट्रोपोनिन के, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो 90 का हम क्या सही करेंगे? 90 का डी सही करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से यहां अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 90 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कुशिंग सिंड्रोम अकर ड्यू टू, कुशिंग सिंड्रोम प्राय पाया जाता है किसके कारण? तो देखिएगा, कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो किसके कारण पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो हाई किसका? कॉर्टिसोल। जब मैक्सिमम या हाई रेंज में कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है बॉडी में, तब हमें कौन सा रोग हो जाता है? कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, या कुशिंग रोग हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन्स है? कॉर्टिसोल। जब ज्यादा कॉर्टिसोल बॉडी में स्रावित होता है तो कुशिंग डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर द मोर मोबाइल ऑर्गेनिज्म? कहता है वो कौन सा मेथड्स है जो मतलब मापने में प्रयोग होता है पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का घनत्व या जनसंख्या घनत्व फॉर मोर मोबाइल ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादा चलते फिरते जीव हैं उनकी डेंसिटी कैसे मापी जाती है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है? मतलब जैसे किसी भी एरिया के शेरों की जनसंख्या है, किसी भी एरिया के कुत्तों की जनसंख्या है, तो वो कैसे मापी जाती है? वो कैप्चर रिकैप्चर मेथड से पकड़ना और पुनः पकड़ना, इस तरह से इनकी जो डेंसिटी है कैप्चर रिकैप्चर मेथड से मापी जाती है। तो इस तरह से अगर इसका हिंदी वर्जन भी आपको दिखा दे, ये थोड़ा सा अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्व को मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि का उपयोग करते हैं? मतलब जो ऐसे जीव जो दौड़ भाग लगाते हैं, शेर है, चीता है, बिल्ली है, इनका कैसे मापते हैं? तो कैप्चर रिकैप्चर विधि से पकड़ना और पुनः पकड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला करा दिया था, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय, जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वो करेक्ट, उसके लक्षण क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थली, और मरुस्थली में तो जानते हैं वनस्पत ना के बराबर होगी, और जो जल है
वाटर है वो ना के बराबर होगा। Abundance of tree and consist of biological integrated communities dominant by the grass and other herbaceous plants, extremely high and low temperature with the low rainfall and scarce और नो वेजिटेशन। तो ऑप्शन सी सही होगा। एक्चुअली में पहला दिया बहुत ज्यादा ट्री होंगे तो मरुस्थल में ज्यादा वृक्ष होते ही नहीं है। एक आध बबूल होगा, बबूल या छोटे छोटे पौधे होंगे, घास तो होने की संभावना ही नहीं है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी। कहता है एक्सट्रीमली हाई या लो टेम्परेचर, या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर मरुस्थल का होता है और रात में बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है, और जो रेनफॉल बरसात होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। कहीं कहीं कद का वृक्ष मिलते हैं, तो यही सही है, तो ऑप्शन सी को हम सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। Which of the following hormones from adenohypophysis control the function of the seminiferous tubule? तो कहता है एडिनोहाइपोफाइसिस, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कौन सी? पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो दो भागों में बटी रहती है। यहां लिख लें कौन कौन से भाग। एक जो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पीछे वाला होता है वो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो कितने होते हैं? दो। ये वाला जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, अगल वाला हिस्सा होता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। इसमें जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पहले तो ये देख लें। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से यहाँ हार्मोन से लिख लेंगे कौन कौन निकलते हैं। जीएच ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, और टीएसएच टीएसएच निकलता है, और एफ एस एच यानी जो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, और ए सी टी एच और एडिनो कार्टिकॉइड ट्रोपिक हार्मोन्स निकलता है, और एमएसएच मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, और प्रोलैक्टिन निकलता है। ये हार्मोन्स निकलते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग भी दिया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया, प्रोलैक्टिन दिया है। तो ये सब किससे निकल रहे हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे लोब से, आगे वाले हिस्से से। तो इसमें से कहता है जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसको कौन सा कंट्रोल करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है, एलएच वाला। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। From the following which enzymes is produced by epididymis? कहता है from following which enzyme is produced by epididymis? इनमें से कौन से एंजाइम एपिडिडाइमिस जो होता है वो प्रोड्यूस्ड करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम्स होते हैं जो एपिडिडाइमिस करता है? तो इसमें से प्राय क्या लिखेंगे? मोर देन वन ऑफ एवर, एक से अधिक एंजाइम्स वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी वाले में। तो इन विच रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? जो फैलोपियन ट्यूब होती है जो फीमेल में, ध्यान रखिएगा, जैसे आप बनाते हैं ना इस तरीके से, ये मान लेते हैं, ये ओवरी होती है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे ओवरी, और ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब लगी रहती है। ये अरे ऐसे लगी रहती है ट्यूब्स, जी ऐसे फैलोपियन ट्यूब लगी रहती। तो फैलोपियन ट्यूब में कितने भाग होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। कौन? इनफंडिबुलम नंबर एक, नंबर दो एम्पुला, और नंबर तीन इस्थुमस। तीन भाग होते हैं। तो कहता है विच रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? किस रीजन में प्राय फर्टिलाइजेशन होता है? तो इनफंडिबुलम का खास बात क्या होता है? इसमें फिम्बरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? या फिम्ब्रिएटेड होता है, यानी फिम्बरी पाई जाती है। एम्पुला में क्या होता है? एम्पुला लॉन्ग लॉन्ग होता है, और कैसा होता है? लॉन्ग होता है और थिन वॉल्ड होता है, थिन पतली भित्ति वाला होता है। और यही क्या होता है? यही फर्टिलाइजेशन होता है, यही निषेचन होता है।
यही क्या होता है, निषेचन। और स्तमक क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, छोटा भाग होता है, और ये क्या करता है, ये यूट्रस में जाकर खुलता है जाके। तो ऑप्शन कहां साउंड करेंगे, बी, एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी वॉल बाय। कहता है जो ओवरी होती है वो बॉडी वॉल से चिपकी रहती है, किसके कारण? देखिए, अगर कोई भी अंग हमारी बॉडी वॉल से नहीं चिपका रहेगा, तो मान लेते हैं कोई ऐसी चीज है, अब आप खड़े हुए, पता लगा जो ओवरी है अगर पीछे लिगमेंट से नहीं चिपकी होगी तो क्या होगी, अपने आप बैठ के वहीं, मतलब क्या होगी, वहीं बैठ के नीचे गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो जितने हमारे अंग हैं वो सब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक जैसे कपड़ा है, अगर हैंगर में ना टांगो, छोड़ दो, तो क्या होगा, गिर के एक जगह एकत्रित तो वही हो जाएगा। तो वो मीजोवेरियम के द्वारा, किसके द्वारा, किस लिगमेंट्स के द्वारा चिपका रहता है, मीजोवेरियम के द्वारा। फिर आता है मीजो सेल्पिनिक्स। क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में फ्यूचर पूछ दे। मीजो सेल्पिनिक्स क्या होता है, फोल्ड ऑफ लिगमेंट जो फैलोपियन ट्यूब को सहारा देता है। ये किसको सहारा देता है, फैलोपियन ट्यूब, इसके द्वारा फैलोपियन ट्यूब जुड़ी रहती है। मीजोमेरिटियम क्या होता है, इसके द्वारा क्या जुड़ा रहता है, मीजोमेरिटियम यूट्रस, ध्यान रखिएगा, यूट्रस प्राय फिक्स रहता है। तो ये है, तो चूंकि इसने ओवरी को पूछा है तो हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। 98 में कहता है, द पब पब सॉरी प्यूबर्टल बोलेंगे, puptral changes in secondary sex characteristic result from the increasing levels of which of the following hormones। तो कहता जो पप्टरल होता है, चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर। इनमें से वो कौन सा हार्मोन्स है जिसका इंक्रीजमेंट से सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं, जैसे आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूछ का निकलना, नीचे बालों का आना, आ गया बगलों में बालों का आना, ये सारे क्या होते हैं, और सीना कंधा चौड़ा हो जाना, आवाज का भारी होना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में क्या आते हैं, सेक्स ऑर्गन्स का इंक्रीज करना, वहां बालों का आना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये गोनेडल स्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, इनके कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए लगाएंगे, गोनेडल स्टेरॉइड्स। किसके कारण, गोनेडल स्टेरॉइड्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 99, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द टाइप ऑफ बी स्पर्मेटोजेनेसिस डिवाइड्स बाय। तो कहता है जो बी स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर से सुनिएगा, ड्यूरो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यह शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, उसमें से कहता बी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय, वो किससे डिवाइड होता है, तो वो प्राय माइटोसिस या सूत्री विभाजन से, किससे होता है, तो वो प्राय सूत्री विभाजन से होता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत एक क्वेश्चन में टाइम लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं और वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड oocyte मेम्ब्रेन causes the to occur। कहता है जो फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड oocyte, मान लेते हैं ये oocytes है और ये स्पर्म का जो फ्यूजन है, ये स्पर्म है और ये ओवा है। तो द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड oocyte मेम्ब्रेन कॉज टू अकरिंग, तो कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, नोन एज जोना रिएक्शन। ये कॉर्टिकल रिएक्शन को किसके नाम से जानते हैं, तो जोना रिएक्शन के भी नाम से इसको जानते हैं। इट इज द कैल्शियम डिपेंडेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ये कैल्शियम पर निर्भर करने वाली रिएक्शन होती है, या कैल्शियम डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ध्यान रखिएगा, किस पर डिपेंड करती है, कैल्शियम पर। और इससे होता क्या है, तो इससे प्राय पॉलीस्पर्मी रुकती है। क्या रुकती है, पॉलीस्पर्मी क्या होती है, कंट्रोल होती है।
अर्थात एक ही स्पर्म प्रवेश करता है, एक से अधिक स्पर्म प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उस रिएक्शन को कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसी रिएक्शन को जोना रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कैल्शियम डिपेंडेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, जिससे पॉलीस्पर्मी रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एट व्हाट इंटरवल ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ फीटस फिल्स द इंटायर यूटरस। कहता है जो वो कौन सा टाइम होता है जिसमें पूरा यूटरस बच्चे से या जो फीटस होता है उससे भर जाता है। वो कौन सा समय होता है? तो लगभग 12 वीक का समय होता है, 12 सप्ताह का समय होता है, जिसमें पूरा का पूरा यूट्रस बच्चे से मतलब फिल हो जाता है, फिर कोई जगह छूटी नहीं रहती है। फिर कहता है द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्टुरिटेशन आर। कहता है वह हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन आर। तो इसका थोड़ा सा हिंदी ले लें, थोड़ा सा, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन कौन से होते हैं, यानी जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें से कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। जो पार्टुरिएशन होता है या प्रसव होता है, प्रसव का मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उसमें से कौन सा हार्मोन, तो दो हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन, देखिए ये जब बच्चा नहीं हो रहा होता तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो दो रिलैक्सिंग, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, ये क्या करता है, जो आपकी प्यूबिक होती है, जो कमर की हड्डी होती है उसको फैला देता है, तो कमर की हड्डी फैलते ही बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन्स काम करता है? ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, ये दो हार्मोन्स काम करते हैं। तो हम 102 में सी सही करेंगे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन 1978 वाज। कहता है विश्व में पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कौन सी थी? तो वो थी लुइस ब्राउन। कौन थी? लुइस ब्राउन। वो बेबी पहली थी लुइस ब्राउन, जो पहली बार 1978 में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द अवेलेबल मेल कॉन्ट्रेसेप्टिव्स फॉर मेल आर। कहता है मेल कंसेप्टिव्स जो होता है मतलब पुरुषों के लिए जो जनन क्षमता रोकने के लिए होता है, या इसकी हिंदी क्या होती है कॉन्सेप्टिव्स की, तो थोड़ा सा सही हम आपको बताएं, गर्भ निरोधक बोलते हैं। तो पुरुषों के लिए जो गर्भ निरोधक है वो क्या है? ओरल पिल्स या स्टेलाइजेशन, इंजेक्टेबल डायफ्राम, वैसेक्टोमी एंड कंडोम्स। तो यही है, कंडोम्स जनरली सेक्स करते समय यूज किया जाता है, आप सब जानते हैं। तो और वैसेक्टोमी होता है जिसमें क्या कहते हैं, नसबंदी कर दी जाती है, पुरुष नसबंदी। तो ये दोनों हैं जो गर्भ निरोध का कार्य करती हैं, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट वेल रिकॉर्डेड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से जो यूरोप में ज्यादा दिन की गई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो कौन थी? सिफाइलिस थी। और सिफाइलिस फैलती किससे? तो ट्रेपोनीमा से। किससे? ट्रेपोनीमा से फैलती है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होते हैं, जननांगों में घाव हो जाते हैं ट्रेपोनीमा के द्वारा। ये यूपी पीजीटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what was the phenotype ratio in the Mendel's law of independent assortment in the up to generation। जो मेंडल्स का स्वतंत्र विभजन का नियम था उसका फिनोटाइप रेशियो क्या था? क्या फिनोटाइप जो रेशियो था वो क्या निकला था? तो 9:3:3:3:1। देखते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिनोटाइप पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता। कौन सी है? नो एलील्स कैन ब्लॉक एंड मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील्स, नाइदर ऑफ टू एलील्स इज फुली डोमिनेंट ओवर द अदर। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो 107 में जो हम सही करेंगे वो बी करेंगे, नाइदर of the two alleles of the fully dominant over the other।
हिंदी वर्जन इसका देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको भ्रमित कर सकता है। अधूरा प्रभुत्व क्या होता है? कोई एलील अन्य एलील की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध या मुखौटा नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं होता, मतलब आंशिक रूप से हावी होता है। कैसा होता है? आंशिक रूप से हावी होता है, पूरी तरह से हावी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। इसलिए हिंदी दिखा दी कि कुछ क्वेश्चनों को अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं या उसका एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसीलिए हमने हिंदी इंग्लिश इसका दिखाया कि आप शब्दों को गौर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु प्रपोज द क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस की या आनुवांशिकता की जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी? तो किसने प्रपोज की थी? वो सटन और बॉवेरी ने। तो वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। आनुवांशिक की गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the chromosomes appear V-shaped during anaphase movement are known as, कहता V-shaped होते हैं यानी ऐसे और ऐसे एनाफेस में। तो क्या करते हैं, जब दोनों भुजाएं बराबर हो, V-shaped हो, तो इसे मेटासेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। इससे पहले क्वेश्चन इसे बना है इसी में, तो वो क्या कहलाएगा? ये मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following types of PCR use the quantification of amplified DNA, कहता है वो कौन सा पीसीआर है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने दिया था? कैरी मुलस ने दिया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी टीजीटी एलटी में पूछा गया, एलटी 2018 वाले में क्वेश्चन आया था कि पीसीआर को किसने डेवलप किया था? तो कैरी मुलस ने किया था। पीसीआर क्या करता है? एम्पलीफिकेशन करता है, कई सारी कॉपी बना देता है डीएनए की। तो जो पीसीआर मशीन होती है उसमें से जो क्वांटिफिकेशन ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता है। तो ये तो गलत है। क्यूआरटी-पीसीआर जो है क्वांटिफिकेशन वाला जो पीसीआर है वो ये है, बी वाला। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, कहता मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रयोग होता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में वो है क्लोनिंग ऑफ आरएनए एंड सीडीएनए, क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन, क्लोनिंग ऑफ आरएनए या मोर देन ऑफ द एबव। तो 111 में हम क्या लगाएंगे? तो 111 में मोर देन ऑफ द एबव, लगभग लगभग चीजें हमें सब यूज होती हैं, तो ऑप्शन डी को हम सही कर देंगे। Which of the following animals produced very first time by means the cloning technique with the nucleus from the adult donor cell? Which of the following animals produced very first time, पहली बार डेवलप किया गया क्लोनिंग टेक्निक के द्वारा, ए न्यूक्लियस फ्रॉम एन एडल्ट डोनर सेल? तो ये कौन सा था बताएंगे? तो 112 का हम कौन सा सही करेंगे? तो सी, डॉली सीप थी। क्या थी? डॉली सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट थ्री हाइब्रिड ऑफ बीटी कॉटन डेवलप इंडिया बाय, जो बीटी कॉटन डेवलप की थी, और बीटी कॉटन ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक बैक्टीरिया लिया गया था, बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया था, उससे क्या किया गया था? जीन्स निकाली गई थी, जो कपास जो था उसमें उसको डाला गया था, जिससे जो पेस्टिसाइड हैं कपास को नष्ट करने वाले बॉल को वो न रह सके। तो किसने डेवलप किया था? तो बताएंगे, डेवलप इंडिया बाय द माइको मोनसैंटो बायोटेक लिमिटेड ने किया था। तो 113 का क्या सही होगा? ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑटो एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए नया क्वेश्चन है, रख लीजिएगा। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी। फिर उसने बोला ऑटो एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? तो वो दी थी ए के फ्रैंकोवर ने दी थी। किसने दी थी? फ्रैंकोवर।
AK फ्रैंकोवर ने दी थी ऑटो एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे रोगों का पता लगाया जाता है। तो AK और फ्रैंकोवर ने दी थी। इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और मस्त वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ingredient of quality feed of the layers of the decrease percentage। चलो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं तो मजा आएगा। कुक्कुट आहार, कुक्कुट आहार तो आप सब जानते हैं, जो मुर्गी पालन में यूज किया। निम्नलिखित संगठनों में क्रम प्रतिशत क्रम से अंडा देने वाले मुर्गी के लिए व्यवस्थित करिए। किस क्रम में इनको हम लगाते हैं मुर्गियों को, कि किस क्रम में किसको लगाकर हम देते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है उसके चारे में, फिर कम क्या होता है, फिर कम क्या होता है, उसका कहना सिर्फ इतना सा है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए सही आएगा। सबसे पहले कॉर्न, ग्लूटेन होता है, फिर आएगा पॉलिश्ड राइस, फिर आएगा नंबर 2 पे बार्ले, फिर आएगा नंबर 1 पे डिकॉर्टिकेटेड ग्राउंड केक आएगा, और फिर सबसे लास्ट में आएगा नहीं 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 सॉरी, फिर से चलते हैं। नंबर 4 पे आता है एलोमेज, पहले नंबर पे एलोमेज आएगा। तीसरे पे कौन आएगा, तीसरा कौन सा है, ये वाला, ये 2 नंबर पे आएगा, और 2 नंबर वाला 3 पे आएगा बार्ले, और 1 नंबर पे 4 पे आएगा, और 5वां 5 पे आएगा। ये क्रम इनका होगा, इस क्रम में हम देते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हनी बी। सबसे बड़ी हनी बी क्या है, तो हमारा जो वीडियो हमने जब थ्योरी क्लास ली है वहां बताया भी है, और हमने इनमें सबका नाम बताया था कौन क्या है, कौन ज्यादा शहद देती है। तो जो एपिस डॉर्सेटा है, ये प्राय चट्टानों में रहती है, पुराने खंडरों में रहती है, बहुत बड़ी बड़ी भौरा मक्खी बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ी होती है। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। विच ऑफ द डिजीज काजिंग प्रोटोजोआ इन ह्यूमन, वो कौन सी रोग फैलाता है, प्रोटोजोआ है जो कि रोग फैलाता है मनुष्य में। तो लिस्मानिया डोनोवानी होता है जो काला आजार रोग फैलाता है। तो ऑप्शन सी है, ये कैसा प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, पैथोजेनिक होता है, रोग फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 118 में, which of the following activities of modern technological man considered to cause the indirect या uninternational impact of the natural environment। इसकी हिंदी पढ़ेंगे तब ज्यादा और समझ में आएगा। आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष अनजाने प्रभाव का कारण बनती है, तो वो प्राय कौन सी बनती है, DDT का उपयोग करना। तो 118 पे हम क्या सही करेंगे, सी नंबर। कौन सा सही करेंगे, सी पर, यूज द DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following tree got nearly extinct with the एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो एनिमल। कहता है डोडो एनिमल विलुप्त होने के कारण या धीरे धीरे वो पौधा भी विलुप्त हो रहा है, तो वो है कैलवेरिया का पौधा। कैलवेरिया की जो सीड होता था, फल था, वो डोडो पक्षी खाता था, और उसको क्या करता था, उसका जो सुप्तावस्था थी वो जो बीट करता था या लेटरिंग करता था, तो उसके बीज उसी लेटरिंग के साथ एक्टिव हो जाते थे और उससे नए पौधे जन्म ले लेते थे। और जब डोडो धीरे धीरे डोडो जो विलुप्त हो गया, तो वो बीज उनके खाने वाला, मतलब फल खाने वाला नहीं रहा, और जब फल खाने वाला नहीं रहा तो उनको एक्टिवेट कैसे हो, तो धीरे धीरे वो पौधे भी विलुप्त हो रहे हैं। कैलवेरिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द acute health effects due to the exposure to the very high level of radiation। तो देखिएगा, कहता है कि जो हाई लेवल का रेडिएशन होता है उससे कौन सा रोग हमें देखने को मिलता है। तो पहले से सबसे पहले क्या होता है, स्किन बर्न एंड रेडिएशन सिकनेस। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। इस प्रकार से हमने पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम आप देखेंगे तो लिंक भी टेलीग्राम के दिए हैं, आपको ये भी लिंक दिया है, यूट्यूब का एक लिंक भी दिया होगा कि कैसे हम डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को ऐप को डाउनलोड करें, कैसे कोर्स खरीदें, कैसे हम पढ़ें, कहाँ नोट्स मिलेंगे,
टेलीग्राम की कौन-सी लाइब्रेरी मिलेगी, हम आपको पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध करा रहे हैं, कम से कम 1500 पीडीएफ और आपको प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन और नोट्स, थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस सब अवेलेबल है। पूरा कॉम्बो बैच आज ही हमें जुड़िए और इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।